हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमोफिलिक एकेडमी। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है IIT JEM प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। देखो DU BHU दोनों यूनिवर्सिटीज़ के चैनल पे कराए हुए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो जाके। अब हम स्टार्ट करें IIT JEM का, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2020 से, मतलब 2020 का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। इसके बाद फिर हम ऐसे रिवर्स में चलते रहेंगे 20, 19, 18। देखो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, TS डायग्राम पूछा है। क्वेश्चन आपको यहाँ शो हो जाएगा स्क्रीन पे। उन्होंने टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के लिए डायग्राम पूछा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर इसका B आंसर होगा, और ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम सही होगा। ठीक है, अब कैसे सही होगा इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम किसके बेस पे, कार्नोट साइकिल के बेस पे। कार्नोट साइकिल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। देखो कार्नोट साइकिल के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्नोट साइकिल जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें 4 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहली प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस होती है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखो अभी मैं सबको अच्छे से समझाऊंगी भी, पहले मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद होती है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर फोर्थ प्रोसेस होती है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें देखो ये वाला जो लाइन आती है वो किसके कारण आती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये दूसरी वाली आती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड वाली आती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। फोर्थ वाली आती है एडियाबैटिक कंप्रेशन के थ्रू। तो देखो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन को समझते हैं। क्या होता है, मान लो कोई सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब क्या हुआ कि मुझे एक्सपेंशन कराना है, मतलब इस पिस्टन को ऊपर खिसकाना है। ठीक है, लेकिन कैसा एक्सपेंशन कराना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराना है। मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको एक्सपेंड कराने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, बाहर से इसको हीट देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। मान लो मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर तो वही रहेगा। ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर खसक जाएगा, और जब ये पिस्टन ऊपर खसक जाएगा तो ये गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, कुछ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड हो गई। अब देखो मैं टेम्परेचर मुझे कैसा रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर मुझे कैसा रखना है, टेम्परेचर मुझे रखना है कांस्टेंट। ये मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर रख लिया। मान लो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ वो वाला ग्राफ है ना, कैसे बना है ये समझा रही हूँ। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ एंट्रोपी है। अब मैंने यहाँ टेम्परेचर क्या करा है, कांस्टेंट रख लिया एक पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब मुझे इस पे देखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करके अगर मैं एक्सपेंशन करा रही हूँ, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर मैं करा रही हूँ, तो मेरी एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो उसको कैसे समझोगे, उसको देखो। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। ठीक है, तो ये जो T है वो कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और Q क्या कर रहे हैं हम, Q बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, Q सिस्टम को देते जा रहे हैं, तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है हमारे पास। तो अगर ये नंबर बढ़ता जा रहा है, Q क्या हो रही है, बढ़ते जा रहा है, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी क्या होगा, पॉजिटिवली बढ़ता जाएगा। समझ में आया। और देखो बढ़ना भी चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, ये पिस्टन यहाँ था, मतलब ये मॉलिक्यूल जो थे वो केवल इतनी जगह में घूम फिर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेंशन हो गया तो क्या हुआ, इनका जो घूमने फिरने का एरिया था वो थोड़ा बढ़ गया, इनकी रैंडमनेस बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ गई मतलब क्या, इनकी एंट्रोपी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये क्या हुआ, कुछ इस पॉइंट तक बढ़ गई। अब देखो कि ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से स्टार्ट क्यों हुआ, यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता। समझे, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एंट्रोपी जो होती है वो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती किसी भी सिस्टम में, कि कुछ ना कुछ एंट्रोपी हमेशा ही रहती है, और एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है, तो जीरो तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, ये वाला जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखो पहली प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और हमने आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया, हमने हीट दी, उसमें अगर हमने एंट्रोपी का इफेक्ट देखा तो क्या हुआ, हमारे पास एंट्रोपी का इफेक्ट वो पॉजिटिवली बढ़ गई। अब देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन को,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन को क्या करो तुम इस एनिमेशन के थ्रू समझो, जो एनिमेशन तुम्हारे पास चल रहा है। देखो क्या हो रहा है इस एनिमेशन में कि एक जो सिस्टम है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। इसमें ये जो ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं रैंडमली मोशन कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और क्या करना है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब कि हीट को कांस्टेंट रखना है, हीट को चेंज नहीं करना है। और हम क्या कर रहे हैं उसमें, पहले देखो इस एनिमेशन के थ्रू समझो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रही हूँ। जैसे जैसे हम कंप्रेशन करते जा रहे हैं तो देखो इन पार्टिकल के मूविंग करने की जो मतलब जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इनका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब जब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ नोट कर लो इस एनिमेशन से समझ के। और फिर देखो अगर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया तो वापस से क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस कम हो गई, उन मॉलिक्यूल की रैंडमनेस कम हो गई, तो उससे क्या हुआ, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जिससे क्या हुआ, उनका टेम्परेचर कम हो गया। तो एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन है उसमें क्या होता है, कूलिंग होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होती है। इसका मतलब कूलिंग हुई तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर गिर गया। तो टेम्परेचर अगर मान लो यहाँ हाई टेम्परेचर था तो गिर के क्या आया, कुछ इस पॉइंट पे टेम्परेचर आ गया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, टेम्परेचर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। अब ये देखो कि जो ये एंट्रोपी है इसकी लाइन सीधी क्यों आई, इसकी लाइन सीधी इसलिए आई, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाया था हमने अभी, किसके लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। अब हम लगा रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब, एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि जो Q है वो मतलब चेंज इन Q है, हीट का जो चेंज है वो 0 है, तो हमने 0/T रख दिया। टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन 0/T = 0, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। एंट्रोपी पहले भी इस पॉइंट पे थी लेकिन अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराएंगे तो भी एंट्रोपी क्या होगी, इस पॉइंट पे ही रहेगी, समझे। अब देखो उसके बाद क्या करें, अब थर्ड प्रोसेस देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है एक्सपेंशन का। तो उस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव में क्यों चली जाएगी, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, जब मैंने उसको कंप्रेस किया तो उन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, जिससे क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होने लगेगी। रिलीज हीट को क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं, तो इसको हमने क्या किया, ΔS = -Q/T। तो ये एंट्रोपी क्या हुई, नेगेटिव में भाग गई, इसलिए एंट्रोपी क्या हुई, पीछे चली गई। अब देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन अभी वो उस एनिमेशन से देखा था, जब हमने उसको कंप्रेस किया था तो वो जो ब्लू मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए थे, हीटिंग इफेक्ट शो किया था उन्होंने। जब हमने कंप्रेस किया तो क्या, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब फास्ट मोशन करने लगे। इस कारण क्या हुआ, उनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। ये आइसोथर्मल के में बात करी थी और ये किसकी बात कर रही हूँ, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। इसके कारण क्या हुआ, ये टेम्परेचर का चेंज हुआ। अब देखो कंप्रेशन हमने किया है तो हीटिंग इफेक्ट्स हो करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, रैंडमली बढ़ जाएगा। टेम्परेचर रैंडमली बढ़ के उस पॉइंट पे पहुंच गया और जो एंट्रोपी चेंज था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q क्या है, 0 है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो 0/T, T कुछ भी हो रहा हो ये पूरा 0, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हमारे पास ये कर्व आया। आई होप समझ गए होगे, कोई नहीं समझे हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिएक्शंस दी हैं, शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें रिएक्शंस दी हैं और बताना, हमें ये बताना है कि जो सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है उसका नाम जो है वो क्या है। तो देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो, तो पहली स्टेप में क्या है, पहली स्टेप में Br2 किसी M मेटल से रिएक्ट करके क्या हो रहा है, पहले रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है। पहली स्टेप में क्या है कि Br2 प्लस मेटल = 2Br रेडिकल बना रहा है, 2Br रेडिकल बना रहा है। देखो क्वेश्चन की रिएक्शन क्या है,
Br2 प्लस मेटल 2Br रेडिकल प्लस मेटल, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 के बारे में तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, तो इसको जाने दो। स्टेप 2 और 3 के बारे में पूछा है। Br रेडिकल प्लस H2 गिविंग HBr प्लस क्या, H रेडिकल। ये स्टेप कौन सी है, स्टेप 2 है। और फिर थर्ड स्टेप है H रेडिकल प्लस Br2 गिविंग HBr प्लस Br रेडिकल। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है उसमें बताना है कि स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। तो ध्यान से समझो, देखो पहली स्टेप तो हमारी चेन इनिशिएशन हो गई कि हमने रेडिकल में चेन रिएक्शन होती है ना, रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, तो ये तो इनिशिएशन हो गया रेडिकल का। अब दूसरी स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ये जो Br रेडिकल है वो H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके HBr बना रहा है और एक और H रेडिकल बना रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक और H रेडिकल बना। यहाँ रेडिकल का इनिशिएशन हुआ था, उस रेडिकल ने किसी दूसरे H2 से रिएक्ट करके HBr बना के एक और रेडिकल बना दिया। मतलब क्या, उसने चेन को प्रोपोगेट कर दिया, चेन को और आगे बढ़ा दिया। तो हमारी सेकेंड स्टेप क्या हो गई, चेन प्रोपोगेशन हो गई, चेन प्रोपोगेशन हो गई, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप, देखो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो H रेडिकल था जो सेकेंड स्टेप में बना था वही H रेडिकल दूसरे Br2 से रिएक्ट करके HBr बना रहा है प्लस एक और Br रेडिकल बना रहा है, ठीक है। तो एक और Br रेडिकल बना रहा है। तो देखो पहले में चेन प्रोपोगेशन किस में दिया है, हमारे पास A में दिया है, C में दिया है और D में दिया है। तो हम B को तो पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब देखो ए में क्या दिया, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब है कि सारे रेडिकल आपस में कंबाइन कर दें। टर्मिनेशन का मतलब होता है H रेडिकल प्लस Br रेडिकल गिविंग HBr, और यहाँ कोई रेडिकल कोई और रेडिकल नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप। तो ऐसी तो कोई थर्ड स्टेप में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, टर्मिनेशन तो नहीं हो रहा, यहाँ तो एक और रेडिकल बन रहा है, तो हम ए ऑप्शन को हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देखो फिर सी ऑप्शन देखो, चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। ये क्या है, ये इसने क्या किया, रेडिकल ने फिर एक दूसरे Br2 से मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक HBr बनाया और एक और रेडिकल बना दिया। तो इसका मतलब ठीक है कि हाँ चेन प्रोपोगेशन तो हो रहा है, फिर ये Br रेडिकल फिर किसी H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके HBr और H रेडिकल बनाएगा, फिर वो H रेडिकल Br2 से, ऐसे करके क्या हो रही है, चेन जो हो रही है वो प्रोपोगेट हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में देखो चेन ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो रेडिकल बना था ना सेकेंड स्टेप में, वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे कि कुछ ऐसा मतलब ऐसा रेडिकल बने जो कि कोई और अदर प्रोडक्ट बना रहा है HBr के अलावा, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है उसके अलावा, वो होती है क्या, चेन ब्रांचिंग। तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या बना रहा है, Br रेडिकल बना रहा है, Br रेडिकल फिर H2 से रिएक्ट करके HBr बनाएगा, तो ये तो हमारा प्रोपोगेशन ही हो रहा है ना, ब्रांचिंग तो नहीं हो रही, इसलिए हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो समझे, इसलिए ये सी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में पूछा है कि जो हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, किसमें, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज होते हैं, उसमें सॉल्ट ब्रिज में किसका फ्लो होता है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसमें आयंस का फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो होता है, आयंस का। तो देखो मैं एक है ना गैल्वेनिक सेल बता रही हूँ, किसका, गैल्वेनिक सेल का एक जो टाइप होता है डैनियल सेल, जिसमें हम एनोड पे जिंक और कैथोड पे कॉपर लेते हैं, वो सेल मैं बता रही हूँ। उसमें क्या है, उसको एज ए एग्जाम्पल बता के मैं आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन और सॉल्ट ब्रिज क्यों लेते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ यही पूछा है कि सॉल्ट ब्रिज में क्या फ्लो होते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ जिससे कि ये गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो ये कौन सा सेल ले रही हूँ मैं, गैल्वेनिक सेल का डैनियल सेल ले रही हूँ, जिसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और अगर मैं उसी में एनोड कैथोड फिक्स कर दूं, एनोड को मैं कर दूं जिंक और कैथोड को मैं कर दूं कॉपर, तो वो क्या कहलाने लगता है, वो कहलाने लगता है डैनियल सेल। तो मैंने यहाँ जिंक एनोड पर ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कैथोड पर कॉपर ले लिया है। अब यहाँ मैं किसका सॉल्यूशन भर रही हूँ, यहाँ मैं सॉल्यूशन भर रही हूँ कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, और यहाँ मैं सॉल्यूशन भर रही हूँ किसका, जिंक सल्फेट का ZnSO4 का, ठीक है। अभी मैं सॉल्ट ब्रिज से पहले इसकी वर्किंग समझाऊँ, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या हो गया, मैंने इनके बीच में एक वायर लगाया, यहाँ अमीटर है और ये वायर इससे कनेक्ट कर दिया। देखो
ये जो जिंक है, जिंक ये कहाँ है, ये एनोड है। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या करेगा जिंक, क्या करेगा जिंक जो है वो अब ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स 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 होने लगेंगे, ठीक है। जब ये जिंक क्या करेगा 2+ में कन्वर्ट होके कहाँ जाने लगेगा, सॉल्यूशन में जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, जिंक 2+ SO4 2-, तो ये सॉल्यूशन में जाने लगेगा। और जी ये जो क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वायर के थ्रू कहाँ जाने लगेंगे, कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। जब कैथोड की तरफ ये जाने लगेंगे तो यहाँ जो Cu2+ है प्लस SO4 2- है, ये Cu2+ क्या करेगा, ये Cu2+ उधर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड साइड है, और यहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन सी साइड है, कैथोड साइड है। तो ये कौन सी चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब देखो मैं ये बताना चाह रही थी, उन्होंने ये पूछा था कि सॉल्ट ब्रिज में क्या किस चीज़ का फ्लो होता है। तो यहाँ देखो क्या होगा, एक टाइम पे जब ये जिंक जो है वो 2+2+2+ में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, एक्सेस ऑफ जिंक आयन हो जाएगी। मान लो ये जिंक सल्फेट प्रेजेंट था, तो यहाँ 10 अगर 10 जिंक 2+ और 10 SO4 2- प्रेजेंट थे, 10 जिंक 2+ 10 SO4 2- प्रेजेंट थे। अब क्या हुआ, मान लो 5 जिंक प्लस उधर से 2+ में कन्वर्ट होने लगे, तो क्या हो गया, यहाँ 15 जिंक 2+ हो गए। ये वाला जो जिंक था, मान लो 5 जिंक आयन इसमें आ गए, तो कितना हो गया 15। ये मैं एक जस्ट बता रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो 5 ज़्यादा हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, जिंक 2+ जो है Zn2+ वो है, वो कैसा हो गया, एक्सेस में हो गया, एक्सेस में हो गया कि नहीं, ठीक है, एक्सेस में हो गया। सेम इस साइड देखो, इस साइड क्या हो रहा है, ये जो Cu2+ था, मान लो कितने थे, 10 Cu2+ थे और 10 SO4 2- थे इनिशियली। अब क्या हुआ, जब उधर से इलेक्ट्रॉन आए इस इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो क्या हुआ, ये जो Cu2+ थे ना, इनमें से 5 क्या हुआ, निकल लिए, 5 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो फिर क्या हुआ, मान लो 5 का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ फिर कितने बचे, 5 Cu2+ प्लस 10 SO4 2-, जिनमें से 5 को तो क्या हुआ, 5 को तो 5 Cu+ ने 5 SO4 2- को 5 Cu+ ने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन फिर अब यहाँ 5 SO4 2- 5 SO4 2- बच गए। देखो शुरुआत से समझो, मैंने क्या बताया, इनिशियली Cu2+ 10 प्रेजेंट थे, 10 सल्फेट थे, दोनों एक दूसरे को मतलब काउंटर बैलेंस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उधर से इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो ये जो सॉल्यूशन वाला कॉपर था ना, इसने है ना जिंक से दोस्ती तोड़ी और इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर ली। जब इलेक्ट्रॉन से इसने दोस्ती करी तो ये क्या हुआ, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता गया। उस केस में क्या हुआ, जैसे मान लो 10 सल्फेट थे, तो 5 सल्फेट को क्या हुआ, 5 Cu2+ आयन धोखा देके चले गए, तो वो 5 तो खाली हो गए कि नहीं खाली। अब बचे कौन, 5, तो और टोटल 10 थे, तो 5 को 5 ने न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन टोटल सल्फेट भी 10 थे, तो 5 तो खाली बच गए ना। तो इस कारण क्या हुआ, 5 SO4 2- क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। तो यहाँ जिंक 2+ की एक्सेस हो जाती है, यहाँ SO4 2- की एक्सेस हो जाती है। यहाँ क्या होता है, जिंक 2+ ऊपर से आ रहे हैं इसलिए एक्सेस होती है। यहाँ क्या होता है, इसका दोस्त इसको छोड़ के चला जाता है, इस कारण इसको ये रहता तो 10 ही है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो जाता है, क्योंकि उसका जो काउंटर आयन था वो निकल लिया, इस कारण वो एक्सेस में हो गया। तो फिर क्या होता है कि जब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन, कुछ समय तक तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और ये Cu2+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन होता रहता है। फिर जब क्या होता है कि कुछ बहुत कम अमाउंट में बचता है Cu2+, तो सारे SO4 क्या करते हैं, उसको आपस में घेर लेते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने देते। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से फिर ये जो Cu2+ है वो रिडक्शन करने के लिए नहीं जा पाता है, क्योंकि सारे सल्फेट नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं और अब कम ही बचा है, तो सारे क्या करते हैं, उसको आसपास से घेर लेते हैं ताकि वो धोखा ना दे पाए। तो
उस केस में जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स चल के आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला या कोई नहीं बचा। Cu2+ था जिसको कि सल्फेट ने क्या करा, बंद कर दिया था कमरे के अंदर, मतलब उनकी बाउंड्री के अंदर बंद कर लिया। अब उधर से इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं तो कोई लेने वाला नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर वापस जाने लगेगा, जिस वायर से आया था उसी वायर से वापस जाने लगेगा। इसको बोलते हैं क्या, ओवर पोटेंशियल जनरेट हो गया। ओवर पोटेंशियल जनरेट होने से क्या होगा, फिर ये सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है, कुछ समय तो काम करेगा, उसके बाद फिर बंद कर देगा काम करना। तो फिर वो सेल अगर डबल से काम करे उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसमें क्या होता है, एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, KCl लिया, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जैसे यहाँ किसकी, कैटायन की एक्सेस हुई है, तो इस सॉल्ट से क्या आता है, एनायन आता है और इस कैटायन को न्यूट्रलाइज करता जाता है। क्या करता जाता है, Zn2+ के साथ 2Cl- रिएक्शन करके ZnCl2 बनाते जाते हैं, ये रिएक्शन होती जाती है, ठीक है। और इधर जो क्या हुआ, इधर सल्फेट आयन एक्सेस में हो गए थे, बाय डिफॉल्ट हो गए थे, उनने वो कहीं से आए नहीं थे, वो अपने 10 के 10 थे, लेकिन उनका दोस्त साथ छोड़ के चला गया था, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो गए थे। तो वो सल्फेट को फिर 2K+ आके SO4 2- को K2SO4 बना के न्यूट्रलाइज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये था कि बताओ सॉल्ट ब्रिज में किसका फ्लो होता है, तो अब आप बता ही सकते हो सॉल्ट ब्रिज में किसका फ्लो होता है, सॉल्ट आयंस का ही होता है ना, सॉल्ट के जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो वायर से होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ब्रिज के थ्रू थोड़ी होता है, उसके थ्रू तो क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है, जो किस लिए फ्लो किए जाते हैं, जो एक्सेस चार्ज आ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप समझे होगे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में पूछा है कि कौन सा न्यूक्लियो बेस है जो कि डीएनए में नहीं मिलता है। तो देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये हमारे जीन्स में होता है, ठीक है। डीएनए ये तो सबको पता ही है। देखो इसमें कौन पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस जो है वो इसमें नहीं होता है, तो इसको समझो थोड़ा सा। डीएनए इसमें होता क्या है, इसमें देखो एक तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। थर्ड उसमें होता है, इसमें बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से बेस होते हैं, वो प्यूरीन और पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। 5 बेस होते हैं डीएनए और आरएनए दोनों में जो मतलब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिसमें से क्या होते हैं, 4 डीएनए में होते हैं, 4 का कॉम्बिनेशन आरएनए में होते हैं। देखो उनको मैं समझाती हूँ कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं प्यूरीन एंड पिरिडीन, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, देखो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये पिरिमिडीन है, और हमारे पास प्यूरीन कैसी होती है, प्यूरीन कुछ ऐसी होती है, प्यूरीन हमारे पास कुछ ऐसी होती है। ये देखो, अब ये तो होते हैं दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन इनको याद कैसे करना है। देखो मैं इनको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। बेंजीन तो सबको पता ही होगी, जिसको याद है उसके लिए अच्छी बात है, जिनको ये याद नहीं होते, क्योंकि मुझे याद नहीं होते थे, मैंने बहुत मुश्किल से याद किए, तो मैंने कैसे याद किए मैं वो बता रही हूँ। देखो बेंजीन तो सबको याद होगी, इस बेंजीन का ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दो और ये क्या कर दो, यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, ये क्या बन गया, ये पिरिडीन बन गया। वैसे भी पिरिडीन भी लगभग सबको याद होती है, ये पिरिडीन बन गया। अब मैंने क्या किया, इस पिरिडीन का ये वाला कार्बन मिटाया और यहाँ मैंने एक नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 2 3 नहीं सही है, तो ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने
पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन बनाया। अब मैं क्या करूं, तो ये प्यूरिन से मैं पिरिमिडीन पे पहुंच गई, चलो तो मुझे कम से कम पिरिमिडीन तो याद हो गया। अब मुझे प्यूरिन याद करना है, तो प्यूरिन के लिए क्या किया, ये जो पिरिमिडीन था उसी में मैंने एक 5 मेंबर की रिंग जोड़ ली, 5 मेंबर की रिंग ऐसे जोड़ ली, ठीक है। अब देखो इस कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन है, तो इस कार्बन को छोड़ के यहाँ एक नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो इसके जस्ट ऊपर एक नाइट्रोजन लगा दिया। तो बेंजीन से जिसको याद नहीं होते, मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना याद रखे। जिसे याद नहीं होते, बेंजीन है, बेंजीन का नीचे वाला कार्बन मिटाओ, नाइट्रोजन लगाओ, उसके बाद एक जस्ट छोड़ के एक कार्बन मिटाओ, नाइट्रोजन लगाओ, ये कर लिया। उसके बाद क्या करो, अगर यहाँ तक करेंगे तो हम पिरिमिडीन पे पहुँच जाएंगे। फिर हमने एक 5 मेंबर की रिंग बनाई और फिर हम कहाँ पहुँच गए, प्यूरिन पे पहुँच गए, ठीक है। अब हमको इनके, ये तो पहुँच गए, ठीक है, ये तो हमको याद भी हो गया, चलो ये नहीं होते इनमें। इसमें कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं वो देखो, इनमें होते हैं 2 प्यूरिन और 3 पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में मैं इनके दोनों की पहले बात करती हूँ। देखो क्या करें हम, इसमें कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। इसमें होते हैं हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो देखो साइटोसिन सबसे पहले समझो, इसमें हाँ पिरिमिडीन के डेरिवेटिव में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है कि तुम ये रिंग तो वैसी डेरिवेटिव है तो इस रिंग को तो वैसी, अभी डबल बॉन्ड मत बनाओ। इन तीनों में एक चीज़ ये कॉमन है, देखो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, अगर तुम्हें अच्छे से आते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं होते मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर से बताना पड़ेगा, थोड़ा दिखेगा नहीं, इस साइड बताती हूँ, ठीक है, इस साइड बताती हूँ। साइटोसिन देखो, तो ये वाली रिंग हमने एज इट इज़ बना ली, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया। ये रिंग हमने एज इट इज़ बना ली, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया। इससे एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है, ये डीएनए आरएनए इनसे बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको इतना हल्के में मत लेना कि हाँ ठीक है हम तो कर लेंगे, तो वैसे मत लेना, ठीक है। ये वाला बॉन्ड सब में कॉमन, ए रिंग पूरी कॉमन। आप देखो इधर से डबल बॉन्ड ओ कॉमन, डबल बॉन्ड ओ कॉमन, डबल बॉन्ड ओ कॉमन। बस फर्क क्या होता है, देखो ये जो थाइमिन है, थाइमिन सबसे नीचे है, तो इसको स्पेशली याद रखना, इसमें केवल एक CH3 ग्रुप लग जाता है, समझे। इसमें केवल क्या होता है, एक CH3 ग्रुप लग जाता है। और जो यूरासिल होता है, यूरासिल में क्या होता है, दोनों साइड ऑक्सीजन होती है, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ फिर एक इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास NH2। तो ये क्लियर है, समझे। देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, वो पिरिडीन तक पहुंच गए थे, पिरिडीन से हमने पिरिमिडीन तक पहुंचे, पिरिमिडीन से देखो 3 डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो साइटोसिन के लिए क्या करना है, देखो पहले तो रिंग बनानी है सबकी, और इसके बाद ये इतना पोर्शन सब में कॉमन होगा, ठीक है, एक एक डबल बॉन्ड सब में कॉमन होंगे, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सब में कॉमन होगी। यूरासिल एक अलग याद रखना, जैसे देखो यूरिया होता है CONH2, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ही नहीं, ठीक है। तो इसमें है ना, देखो वो कैसा होता है, NH2 CO NH2, तो इसमें ये याद रखना कि 2 CO है, ठीक है, इसमें 2, अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, ये नहीं। तो फिर देखो क्या हुआ कि इसमें 2 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और ये तो सेम है, यहाँ बस नाइट्रोजन। तो इसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये लगा दो, ठीक है, यहाँ से इतना ये ध्यान रख लोगे। पिरिमिडीन का देखो, प्यूरिन का करते हैं, प्यूरिन में क्या है, हमारे पास एक एडेनाइन है, एक ग्वानाइन है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस ये प्यूरिन रिंग तुम्हें कैसे याद करनी है, अगर तुमने पिरिमिडीन याद कर ली तो एक 5 मेंबर की रिंग बना लो, और 2 ऊपर नीचे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, और यहाँ हमारी रिंग, ठीक है। और अगर एडेनाइन बनाना है,
सीक्वेंस याद रखना बस, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। एडेनाइन बनाना है, हमने हमारी जैसे रिंग थी हमने वैसी पूरी रिंग बना ली। इसमें मैं देखो क्या क्या करना है ये बता रही हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्यूरीन रिंग थी हम उस प्यूरीन रिंग को एज इट इज़ बना लेंगे, ठीक है, हमने बना लिया। दोनों के लिए बना लो पहले, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ दोनों में क्या करना है। दोनों के लिए हमने बना ली। मेरा पर्पस तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स याद करवाने हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत मतलब जो बायो बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो इजी होता है, लेकिन जो जिन्होंने नहीं पढ़े होते सही से उनके लिए स्ट्रक्चर्स याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो पहला हमने क्या किया, रिंग बना ली। अब हमें रिंग बनाने के बाद देखो हमने क्या किया, पिरिमिडीन में क्या किया, जो हमारा पहला था साइटोसिन, उसमें हमने क्या लगाया, NH2 ग्रुप लगाया। तो ऐसे ही अगर प्यूरीन रिंग का जो पहला है, क्या है पहला, एडेनाइन है, पहला एडेनाइन है, मैं इस एडेनाइन में क्या करूं, यही सेम पोजीशन पे NH2 लगा दूं, तो ये मेरा एडेनाइन बन गया। दूसरा क्या है मेरे पास, ग्वानाइन है, ग्वानाइन है। तो इस ग्वानाइन के लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं करना। दूसरे में देखो दोनों जगह पे है, सेम पोजीशन पे मुझे रखना है, ठीक है, जैसे इसमें है। तो मैं ये 2 डबल बॉन्ड तो सबसे पहले मिटा दूंगी। ऊपर मैंने क्या रखा, ऑक्सीजन। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सिंगल बॉन्ड से क्या है, NH2 है, इसमें सिंगल बॉन्ड से NH2 है। जब इसमें सिंगल बॉन्ड से NH2 है तो ये यहाँ आ जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, हाइड्रोजन। तो ये चीज़ याद हो गई। देखो याद करने का मेरा पर्पस मेन ये था कि ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद हो जाए। कैसे याद होंगे, पहला तो जिन्हें याद नहीं है उनके लिए, पहला तो बेंजीन का नीचे वाला कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दिया। उसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ नाइट्रोजन, बस क्या बन गई हमारे पास, पिरिमिडीन बन गई। पिरिडीन से पिरिमिडीन पे पहुंचे। पिरिमिडीन के 3 डेरिवेटिव होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। उनके लिए एक मैंने रफ रिंग बनाई, वो 2 नाइट्रोजन और 1 डबल बॉन्ड लेके रफ रिंग बनाई तीनों के लिए। फिर तीनों के दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ा तीनों में, ठीक है। जब पहली की बात आई साइटोसिन में क्या किया मैंने, ऊपर NH2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरी बात किसकी आई, यूरासिल की, तो उसमें मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया। फिर थर्ड बात क्या आई, थायमिन की, तो थायमिन याद रखना, टी से है ना बेंजीन के ऊपर टोलुइन। ये मैं मतलब बहुत बेकार, मतलब मैंने जैसे याद किया था वैसे बोल रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि क्या ही मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन मुझे जैसे याद रहता है मैं वैसे बता रही हूँ। जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया तो मैं इसको थायमिन बोलती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने आप को समझाया है, बाकी अपने जैसा तुम अपने आप को समझा सको वैसे समझा लेना। तो इस CH3 को मैं T से याद रखती हूँ, इसलिए मुझे याद रहता है कि CH3 मुझे किस मॉलिक्यूल में लगाना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैं प्यूरीन के ऊपर गई। प्यूरीन कैसे बनाया था मैंने, पिरिडीन से पिरिमिडीन से प्यूरीन। कैसे गई, जो पिरिमिडीन थी उसमें एक 5 मेंबर की रिंग बनाई, बस ऊपर और मतलब आमने सामने नाइट्रोजन लगा दिया, तो मेरे पास प्यूरीन बन गई। प्यूरीन के 2 बेस हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। तो एडेनाइन बनाने के लिए मुझे सेम बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने इस रिंग में NH2 लगाया था वैसे NH2 लगा देना है, बस इधर ऑक्सीजन नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जैसे इस रिंग में मैंने पहला NH2 लगाया था ना, वैसे मैंने यहाँ NH2 लगा दिया। और दूसरे में देखो यहाँ क्या लगाया था, ऑक्सीजन लगाया था ऊपर की साइड, तो यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया। बस यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की जगह क्या, NH2 है। बस ये याद रख लोगे, ठीक है। अगर मतलब मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो इससे याद कर लेना, या फिर अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरी ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो कोई अपनी ट्रिक बना के यूज़ करके याद कर लेना। देखो अब DNA और RNA में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा बेस है जो DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। तो DNA RNA दोनों में 4 बेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या कि एक तो कहीं ना कहीं नहीं होगा, 5 है, टोटल 5 है। तो देखो समझो, जो DNA और RNA है, क्वेश्चन पे आते हैं अब, तो दोनों में जो प्यूरीन बेस है ना वो तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एडेनाइन और ग्वानाइन ये तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं DNA RNA में। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में देखो, ये जो साइटोसिन होता है ये किसके साथ होता है, ग्वानाइन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, DNA में। तो इसमें क्या करेंगे हम, साइटोसिन को भी अलग कर लिया। अब बची इन दोनों की बारी। तो जो थायमिन होता है वो किस में होता है, थायमिन होता है हमारे पास DNA में, और जो यूरासिल होता है वो किस में होता है,
आरएनए में। तो ये याद रखना, यूरासिल किस में होता है, आरएनए में होता है, और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है ना। ये एजीसीटी याद रखना डीएनए के लिए, और बस ये याद रखना, इसको मत याद रखना। अगर ये पता है तो बस थायमिन को यूरासिल से रिप्लेस कर देना आरएनए में। एजीसीटी याद रखना, ठीक है, एजीसीटी डीएनए के लिए। चलो तो क्वेश्चन देख लें एक बार। क्वेश्चन में पूछा था न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन डीएनए, थायमिन है, यूरासिल नहीं है, ग्वानाइन है, एडेनाइन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इसमें डीएनए में कौन नहीं मिलता, यूरासिल नहीं मिलता। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इतना डिटेल में इसलिए बता रहे ताकि चीज़ें याद रहे। क्वेश्चन तो आंसर की, मतलब आंसर की, अगर आंसर सिर्फ बताना होता तो वो तो आंसर की ही दे देते, वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन डिटेल में समझो, याद रखो, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं जैम में, और अगर प्रीवियस ईयर सही से करके जाओगे ना तो पता रहेगा कि मुझे किस चैप्टर के किस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों का रिलेशन क्या है। ये तीनों एक दूसरे को अपना क्या समझते हैं। देखो नाइट्रोजन, वैसे ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा लेकिन अब मुझे समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ये बोल रहे हैं 1, 2, 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देख लेते हैं, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ अपने मन से। देखो यहाँ 1 कार्बन पे हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 1 कार्बन पे हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन 2 कार्बन की जगह 3 पे हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, और इसमें देखो 3 में भी पूछा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 1 ही पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन है। तो जो रेजोनेंस होता है वो केवल पी, मतलब पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है। पी ऑर्बिटल आपस में कॉन्जुगेट करके जो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करते हैं उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, एटम की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ 1 पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है, यहाँ 1 पे प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ये नहीं है, 1, 2, 3 तीनों नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। 1, 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाओ, है ही नहीं, तो आगे का तो पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है। 1 and 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ही नहीं, क्योंकि देखो 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन या 1 पोजीशन में दोनों हाइड्रोजन। जो रेजोनेंस होता है उसमें एटम की शिफ्टिंग नहीं होती, केवल पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी देखो 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, हाँ ये सही है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। कौन से आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी जो रिंग है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो गए। तो ये मैं, अब वीडियो लंबी हो रही है तो यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी है, अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।